हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी। हालात बदल गए हैं, उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। इनमें सख्त नहीं है, ये 13वीं कोशिश है। तीर चलेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं। कि आप पीटीआई वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कहते हैं घबराना नहीं। अगर मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि घबराए नहीं तो उनको घबराहट नजर आई होगी, तो उन्होंने कहा है ना, हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो भी पावर पॉलिटिक्स करती है और हमारे पॉलिटिशियन भी उसकी बुनियाद पर फिर पावर पॉलिटिक्स की तरफ चले जाते हैं। गुजरा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असेंबली वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए। हमारी कोशिश होगी कि हम नंबर भी पूरे करेंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ पाकिस्तान का मुस्तकबिल है तो ये तो बड़ी एक तारीख अलामत है। शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पाँव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। हमने मजबूर किया है, हम बाहर आ रहे हैं। अब हम इनको बताएंगे कि अपोजिशन कितनी नालायक है या कितनी अहल है। आप में हिम्मत है, टीवी कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को बताएं। हम तो चाहते हैं बड़े केसेस जो करप्शन केसेस हैं उनको लाइव दिखाया जाए और कोर्ट्स को इसके ऊपर घबराहट नहीं होनी चाहिए। पीटीआई को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई खतरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से खतरा। फिलहाल तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नजर नहीं आ रही है, मुझे जेलें नजर आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। बहुत ज़्यादा लावा पक गया है जो सियासी हलचल चल रही है जिसको हम कहते हैं पावर पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स में रोज़ कुछ ना कुछ नया मसाला डल रहा है। कल फिरदौस आशिक अवान साहिबा आ गई, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की। अचानक क्यों जाग गई और वो ऑफ ऑल द पीपल उन्होंने कहा जी इमरान खान को ख़तरा और बड़ी क्रिटिसिज्म किया। उसका मैं भी आपको शॉर्ट सुनाऊँगा, कुछ तो आपने उसका हिस्सा सुन चुके हैं। वो बात हुई आज एज वी स्पीक, रात को प्लान्ड है एक शाइया जहांगीर तरीन खान का अपने ग्रुप को उन्होंने बुला लिया, उस पर भी उन्होंने बातचीत करनी है। आपको याद है पिछले साल एक्टिव हुआ था शुगर स्कैंडल के दिनों में जब केसेस वेसेस हुए जहांगीर तरीन पे पीटीआई गवर्नमेंट के, तो उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और बाकायदा तौर पे उसका नाम भी सब ने लिया जहांगीर तरीन ग्रुप। उसमें उस वक्त उन्होंने दिखाए 11 MNAs दिखाए और 23 MPs गिने गए उनके 2-3 डिनर्स के ऊपर। बाद में उनमें से एक नज़र चौहान साहब थे, वो वापस राह रास्त पे आ गए, उन्होंने दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया तो वो हट गए। तो उस वक्त टिल नाउ 11 MNAs और 22 MPs उनके पास हैं। खबरें चली कि जी मौलाना फजल रहमान की खुफिया मुलाकात हुई, बहरहाल JUI ने डिनाई कर दिया। आज हमजा शहबाज ने कहा कि जी हम सबसे बात कर रहे हैं, जहांगीर तरीन भी शामिल है, हम सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज उनका डिनर भी हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की। जब उनसे सवाल किए गए उन्होंने कहा जी देखें जहाज़ कहाँ लैंड करता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक फीवरिश पिच पे पहुँचा जा रहा है और एक बहुत ज़्यादा ये सवाल उठता है कि कितना टाइम अपोजिशन के पास, क्या अपोजिशन ने अगर अब नो कॉन्फ्रेंस मूव ना किया और अगर हारते हैं तब क्या होगा, अगर मूव किया नहीं तो क्या होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि 18 फरवरी को एक तारीख मुकर्रर कर दी गई है फर्द जुर्म आयद करने की केस के करप्शन केस में लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब पे। PMLN वालों का कहना है कि जी आप देखेंगे कि ये पोस्टपोन हो जाएगा, ये उस दिन फर्द जुर्म आयद नहीं होगी। अब ये भी हमने देखना है कि क्या इस तमाम जो बखेड़ा फैला हुआ है इसमें अचानक लीडर ऑफ अपोजिशन का फर्द जुर्म अगर आयद हुई तो उसका क्या मतलब निकलता है, और अगर जैसे PMLN वाले कहते हैं आप देखेंगे कि नहीं होगी तो फिर वो किसके लिए इशारा है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। ये तमाम चीज़ों में हम बात करेंगे, अहाता करने की कोशिश करेंगे क्या ये सीरियस मूव है और अगर अपोजिशन इतनी पुरुमीद क्यों है, गवर्नमेंट अपनी जगह इतने हौसले में क्यों है, और फिर PMLQ की गेम वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चल रहा है। पहले लग रहा था, पहले परवेज़ लाई साहब ने कह दिया देखें अभी किचन में खाना पक रहा है, चीज़ें आ रही हैं, पकेगा फिर बात करेंगे। कल मोहन सलाई ने जब बात की और उन्होंने कहा कि हम तो आपके साथ चलने वाले हैं, उसकी एक नई इख्तरार को हर कोई अपनी मर्ज़ी का उसका मतलब निकाल रहा है। सो एवरीथिंग इज़ एडिंग टू द कन्फ्यूजन। कोशिश करते हैं कि शायद कुछ क्लैरिटी आ जाए, और साथ ही हम आज डिस्कस करेंगे हमारे कोलीग इकरारुल हसन के साथ कल जो IB वालों ने किया है उनके साथ, उनकी टीम के साथ भरपूर तशद्दुद और बहुत ही बेहुदा हरकतें, और शायद जो DG IB हैं डॉक्टर सुलेमान, इनको अपॉइंट तो किया था शायद खान अब्बासी साहब ने अपने इक़्तिदार के आखिरी जब 10-15 दिन रह गए थे, लेकिन कहा यह जाता है कि इनका बहुत पुरानी दोस्ती है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं आज़म खान साहब, उनके साथ
25-30 साल से ज़्यादा की दोस्ती है। अब देखना ये है कि क्या अब IB के टॉप बॉस इस ताल्लुक से अपने लोगों को बचाने में कामयाब होंगे या शायद गलती से मीडिया वालों को कोई कानून इंसाफ मिल जाए। इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तीनों बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फ़ाद हुसैन, थैंक यू वेरी मच। जावेद चौधरी साहब, और कराची से हमें ज्वाइन किया मज़हर अब्बास ने। मज़हर, मैं आपसे शुरू करता हूँ। पॉलिटिक्स तो ज़रा बाद में कर लेंगे, वेरी क्विकली ज़रा रन डाउन दे देंगे इकरार की लेटेस्ट क्या है? अभी आपकी थोड़ी देर पहले बात भी हुई थी। शुक्रिया मालिक, मेरी इकरार से भी बात हुई थी और दोपहर को जो यहाँ के IB के हेड हैं आज़ाद साहब, उनसे भी बात हुई थी। ये तो उन्होंने खुद कंफर्म किया कि जो उनके साथ ह्यूमिलिएशन हुई है वो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है और ये बिल्कुल भी मैंने उनके बकौल मैंने उन 6 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन जो हुआ है वो बहुत ही खौफनाक है और जो इकरार से अभी मेरी बात हुई थी, थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उसका एक बाजू जो है वो तकरीबन डिसलोकेट हुआ है और जगह भी उसका हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा वो खुद ये कह रहा था कि उसका जो कैमरामैन और दूसरा प्रोड्यूसर है उनमें से एक के जहां उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह उनके कुछ प्राइवेट पार्ट्स वगैरह पे उस जगह पे लगाए हैं, वहां स्वेलिंग बहुत है और ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग नहीं रुक रही। यानी और इन्होंने बरहना नीम बरहना करके इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए नाजुक हिस्सों पे, इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए हैं, कपड़े उतारे हैं, उनकी फिल्में बनाई हैं। यानी इस तरीके से जैसे पता नहीं वो कौन लोग थे, क्या कर रहे थे, इस तरह की सूरत हाल, और बहुत बुरी तरीके से मारा है। उसका अंदाजा इससे, और जहां इकरार से बात हुई उन्होंने कहा उनकी इंतजामिया FIR भी कटवा रही है। इन लोगों को ना सिर्फ गिरफ्तार होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, इसलिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से, अगर उन्होंने कोई आपके नज़दीक कोई रूल्स वायलेट किए थे, आप उनको उनके खिलाफ केस बना लेते और उनसे कैमरे आपने छीन लिए थे, उसके बाद जिस तरीके से आपने उनके साथ सलूक किया है, ऐसा सलूक तो आप क्रिमिनल्स के साथ नहीं करते। क्रिमिनल्स को तो खैर छोड़ देते हैं हम तारिक रोड पे शॉपिंग करा के, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है और इंतहाई काबिले मजम्मत है। बाद ये इतनी सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी किस तरह आ गई? मतलब कि क्या है अगर ये रियासती इदारे इस तरह करेंगे तो आम आदमी को दे आर सपोज टू कंट्रोल के आम आदमी हरकतें ना करे। देखिए मालिक, ये इसको जितना भी इसकी मजम्मत करें वो कम है। ये जो हम बार बार बात करते हैं ना कि ये वी आर लिविंग इन अ ब्रोकन सिस्टम, वो ये ब्रोकन सिस्टम है कि हम हर तरह की चीज़ों पे हम शोर मचा लेते हैं, लेकिन हम सबको मालूम है कि पाकिस्तान में ये काम होता है और होता आ रहा है और आम आदमियों के साथ होता है, आम शहरियों के साथ और ये भी कैमरास जिनके पास है उनके साथ ही हो रहा है। लेकिन आप देखें, दीदा दिलेरी देखें कि यानी कि ये वो लोग हैं जिनको इस सिस्टम में इनके ख्याल में इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी है कि इन्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता कि वो ये काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो कुछ इकरार और उसकी टीम के साथ हुआ, यानी उनका जितना भी हम मजम्मत करें और उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर कोई एक्शन हो। देखिए, इसका आम आदमियों के साथ जब ये होता है तो कुछ नहीं होता और हम भी दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, लेकिन जब ये एक हमारी कॉलीग के साथ हुआ है तो शायद इससे उतना प्रेशर पड़े कि ये रिफॉर्म। लेकिन ये भी तो बात है ना चॉइस साहब, जब मीडिया के साथ ये होगा तो आम आदमी तो बहुत खौफजदा होगा। लोगों का मसला होता है वो हमारे पास आते हैं, वो कहेंगे यार आप लोगों के साथ ये हो रहा है तो फिर हम अपने मसाइल लेकर घर में बैठे ना। पूरी सोसाइटी के अंदर शिद्दत है। ये अरेस्ट क्यों नहीं हुए बंदे? सस्पेंड क्या होता है? अरेस्ट क्यों नहीं हुए? नहीं, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि आप घर बैठ के तनख्वाह लेते हैं और फिर कुछ अर्से बाद दोबारा आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। इसको सस्पेंशन कहते हैं फॉर द टाइम बिंग। या आप कोर्ट चले जाएं और अदालत से आप रेमेडी लेके फ़ायदा लेके दोबारा वापस आ जाएं। सर, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी के अंदर बेइंतहा शिद्दत है। जैसे TLP का जो धरना था उसमें जो पुलिस वालों के साथ हुआ वो आपके सामने, हमने क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया? सोसाइटी ने क्या किया सर? ये पुलिस ने अपने वो लोग जिनको उन्हें थप्पड़ मार मार के मारा, यानी ऐसी अजियतनाक मौत है कि हर शख्स लाइन में खड़ा होकर थप्पड़ मार रहा है और वो पुलिस वाले मरते चले जा रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह उनको मारा गया सड़कों के ऊपर, जो वीडियोस आपके सामने हैं, और स्टेट ने क्या हार पेश कर रहे हैं, गुलदस्ते पेश कर रहे हैं, और स्टेट ने क्या किया उसका। सेकेंडली, ये जो मियां चन्नू में जो वाकया हुआ आपके सामने है सारा, इससे जो सियालकोट के अंदर जो वाकया हुआ वो आपके सामने। जब सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा शिद्दत होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी हर जगह पे। तो अब जिसके पास पुलिस वालों के पास को काबू आ जाता है, पुलिस वाले उस तरह करते हैं। FIA के पास काबू आ जाता है, FIA ये हरकत करती है।
अब आईबी के काबू आ गए हैं लोग, तो आईबी के साथ कर दिए। तो ये बेसिकली सोसाइटी के अंदर शिद्दत है, ये स्टैंड लेना पड़ेगा सोसाइटी को भी और स्टेट को भी। हम भरपूर मजम्मत करते हैं, कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने डायरेक्टली नोटिस भी लिया, इन्वॉल्व हुए, लेट्स होप पता लग जाएगा। अब देखना ये है कि इस मुल्क में डीजीआई भी ज्यादा स्ट्रांग है जो अपने बंदे बचा लेगा, रियासत स्ट्रांग है या कानून, ये अब देखते हैं। ये टेस्ट केस है। कानून तो वैसे 75 साल से कमजोर चला आ रहा है ना सर, वो तो साहब चले। अब सियासत पे आ जाए जनाब। ये हो क्या रहा है? आज तरीन साहब भी आ गए हैं बाहर। ये फिरदौस आशिक खान साहबा की मैं एक स्टेटमेंट सुनाना चाह रहा हूँ, बड़ी मजेदार स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा वो भी आ गई बात, जो चोर थे वो अब साथ बैठ गए हैं। तो सुनिए फिरदौस आशिक खान साहबा कह रही हैं, उनका आना, टाइमिंग और ये बात करना आउट ऑफ ब्लू। और उन्होंने वो अवार्ड्स पे भी क्या कहा, उन्होंने कहा जी इनिंग्स के अख्ताम पे। सुने जरा। पीटीआई को मैं बार बार कह रही हूँ कि बाहर से कोई खतरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से खतरा है। ये बहुत सारे हमारे राज हैं जो इस वक्त जो है मेरे सीने में दफन है। मैं खान साहब की मुश्किलात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कहीं ना कहीं ना तजर्बाकारी की वजह से, जाती मफाद की वजह से, जाती ख्वाहिशात की भेंट चढ़ा दी है। फेडरल और पंजाब का एक ही गैंग था और एक ही ग्रोह था और एक ही माइंडसेट था। कॉन्स्पिरेसीज में मसरूफ थे, इधर भी वही कॉन्स्पिरेसीज में। जो चोर हैं वो साथ बन के बैठे हैं, जो आपके नादान एडवाइजर्स हैं, जो खान साहब को इस नहज पे ले आए। सर्टिफिकेट और ट्रॉफियां जो हैं वो मैच के खत्म होने के बाद दी जाती हैं। सीने में राज दफन है, जो चोर थे वो सद भर के साथ बैठे हुए हैं, ट्रॉफियाँ इख्तिताम तक। आपको पता है ना फिरदौस साहिबा प्राइम मिनिस्टर के एक बड़े फेवरेट जनरल की बहुत उनकी सिफारिश भी करते थे, इनको दोबारा उन्होंने भी लाए थे। तो इनका निकलना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है? हर शख्स का निकलना बड़ा सिग्निफिकेंट है इस वक्त। तो आपको याद होगा कि अब तो ये मोबाइल फ़ोन है, एक पहले टेलीफोन होता था, एक ये घुर्रुल वाला होता, उससे भी पहले एक फ़ोन होता था जो एक्सचेंज के साथ लिंक्ड होता था और एक्सचेंज से वो कॉल आती थी, फिर बजता था। आपको अगर वो याद हो, फहाद साहब को भी याद होगा कि वो जब ज़्यादा देर तक बजता नहीं था ना, 1-2 घंटे, तो हर आदमी चेक करता था उठा के कि यार इसमें से आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। ये बेसिकली टेलीफोन टेस्टिंग है इस वक्त ना, और हर तरफ से हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही है और अपोजिशन की तरफ से भी हो रही है। ये जो मिलना मुलाकातें जो हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि कहीं से फ़ोन आता है या नहीं आता। और गवर्नमेंट जो है वो भी उस 18 तारीख को अब केस है फर्द जुर्म का, तो गवर्नमेंट भी फ़ोन टेस्ट कर रही है कि उस दिन टेलीफोन आता है या नहीं आता। तो ये बेसिकली एक फेज़ है। अगर फर्द जुर्म लगती है, क्या ये इशारा होगा? और अगर पोस्टपोन होती, क्या ये इशारा होगा कि एक चांस की बात है, लग गई है, नहीं हुआ तो चलो? नहीं, बड़ी मेन चीज़ होगी अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है और उसके बाद गिरफ्तारी की तरफ चलना शुरू हो जाता है और रेफरेंस के ऊपर जो स्पीड उसकी तेज़ हो जाती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा गवर्नमेंट तगड़ी है, फिर अपोजिशन को कुछ नहीं मिलेगा। फिर ये एक जुआ था जो हार चुके हैं। और अगर फर्द जुर्म आयद नहीं होती, अगली तारीख पड़ जाती है और वो अगली तारीख मार्च के बाद की होती है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अपोजिशन तगड़ी है। सेम इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने बुलवा ली। जहांगीर तरीन साहब की 3 मुलाकातें अभी इसी हफ्ते के अंदर होनी है। उन्होंने मियां शबाशी साहब से मिलना है, उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब से मिलना है और उन्होंने चौधरी साहबान साहब के घर जाके मिलना है जाके। तो वो 3 मुलाकातें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस सारे सिनेरियो के अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो 3 फैक्टर है। ना उसमें कॉफ लीग इंपॉर्टेंट है, ना उसमें एमक्यूएम इंपॉर्टेंट है, ना एमक्यूएम गवर्नमेंट को छोड़ेगी, ना कॉफ लीग छोड़ेगी। 11 एमएनएस उनके पास है, वो तो अकेले गेम बदल। सर जहांगीर तरीन साहब के पास इस वक्त 32 लोग हैं, जिसमें से उनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो जेयूआई का टिकट चाहते हैं, 22 ऐसे लोग हैं जो नून लीग का टिकट चाहते हैं और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट चाहते हैं। तो अगर इनको ये गारंटीज दे दी जाए, इनको टिकट पहले से दे दिया जाए कि ये आपको मिल गया सारा, तो ये एक आप ये समझे गेम बदल जाएगी सारी। एक ही फैक्टर है इसमें, वो है जहांगीर तरीन फैक्टर। मैं अगर इसमें ऐड कर दूं एक, देखिए मेरे ख्याल में चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक असल गेम वही है। और अगर जहांगीर तरीन साहब की किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर ऑपोजिशन को काफ लीग और दीगर की ज़रूरत नहीं है। फिर जो आप इनका जो मुज़ाकरात हो रहे हैं या जो मीटिंग्स हो रही हैं काफ लीग से, उसका नेचर चेंज हो जाएगी। फिर वो नेचर ऐसी बन जाएगी कि देखें हमारे पास तो नंबर हैं और हम तो जा ही रहे हैं, आप भी आ जाएं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेगी ऑपोजिशन। फिर वो कहेंगे कि जी आपने अगर तो ऑपोजिशन में कल को बैठना है तो बैठे रहें, वरना ये आपका चांस है, हमारे पास आ जाएं, हम तो वैसी हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा नेचर चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प फैक्टर ये है कि ये सब लोग एमक्यूएम और काफ लीग, इनकी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से या जरदारी साहब से या शबाशी साहब से मुलाकात हुई, ये जहांगीर तरीन साहब से पूछ के मिले उनको, ये वहाँ से ट्रिगर हो रही हैं सारी चीज़ें। एक सेकंड, ये उनसे पूछ के मिले? उनसे पूछ के
कि मिले ना मिले। तो मेन फैक्टर जो है जहांगीर, अब देखें पिछले 1.5 माह के अंदर जो कुछ डेवलपमेंट हो रही है, इस सारे में सिर्फ एक शख्स खामोश है और वो शख्स है जहांगीर तरीन। तो उनकी खामोशी जो है वो सब कुछ बोल रही है। तो एक जमाने में जहांगीर तरीन किंग मेकर बने थे जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बनी थी, तो दोबारा किंग मेकर होंगे। हाँ, मुझे ही लगता है इस वक्त तो सबसे जो सेंट्रल पोजीशन है वो उन्हीं की है। उनके पास सारे पत्ते हैं, जितने भी पत्ते हैं, और वही पत्ते हैं जो चलने वाले हैं। अगर जहांगीर मजर जो ये दो बातें कर रहे हैं दोनों दोस्त हमारे, इसमें बड़ा वजन है। इसका मतलब लेट से अगर जहांगीर तरीन कल को उठ के कह देते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि शायद वो इमरान खान के साथ ही हैं, तो क्या बहुत बड़ी हवा निकल जाएगी ऑपोजिशन के गुब्बारे से कि एक अनदर स्टम्बलिंग ब्लॉक होगा? शुक्रिया मालिक। देखिए, असल में तय ये होना है कि फर्द जुर्म जो है वो शहबाज शरीफ पर जो है वो शहबाज शरीफ फर्द जुर्म फेस करते हैं या जहांगीर तरीन इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद करते हैं। तो असल में चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन, जाहिर है अगर जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ खड़े रहते हैं या इवन अगर वो बिल्कुल भी PMLN या अपोजिशन के साथ नहीं जाते, तब भी मेरा ख्याल है तहरीक अदम एतमाद जो है वो मूव होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर जहांगीर तरीन इज़ अ की फैक्टर, अच्छा अगर जहांगीर तरीन इमरान खान के साथ जाके खड़े होते हैं तो फिर वो सवाल उठेगा कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरीज हुई थी उनका क्या बनेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और इंक्वायरीज का क्या बनना है मजर? आपको याद है कि अली जफर साहब ने एक रिपोर्ट देनी थी जो बड़ी सेलिब्रेटेड रिपोर्ट थी कि उनको अपॉइंट किया और वो जनाब उस कमीशन पे सही रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट आज तक आई नहीं और हम कहते रहे प्रोग्राम में कि नहीं आएगी, वो रिपोर्ट भी नहीं आई आज तक। मालिक, आपको पता है कि जब चौधरी, आपको कल बड़ी मजे की मुस्कुराहट थी ना इमरान खान की, और वो मुनिस इलाही पे की बात पे मुस्कुरा रहे थे जिनकी शक्ल वो देखना बर्दाश्त नहीं करते थे और जिसकी वजह से उनको वो कैबिनेट में नहीं लेना चाहते थे। और अगर आपको याद हो कि जब ये टेंशन हुई थी, कोई 1 साल तक चौधरीज और इमरान खान की गुफ्तगू भी नहीं हुई थी। और ये वो वक्त था जब अचानक नैब का रेफरेंस जो है एकदम तेज हुआ अगेंस्ट चौधरीज और वो फिर यकायक वो खत्म कर दिया गया। तारिक चीमा साहब ने कैबिनेट की मीटिंग मिस करनी शुरू कर दी थी। बल्कि मैं नाज़रीन की याददाश्त के लिए एक छोटा सा पैकेज देख लें कि पहले क्या बातें होती थी, अब क्या हो रही हैं बिटवीन प्राइम मिनिस्टर और चौधरी खानदान। और चौधरी खान प्राइम मिनिस्टर तो एक ज़माने में इनको पंजाब के डाकू नाम लेके कहते थे। एनीवे सुनिए ज़रा। परवेज इलाही जो इस पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, आपके ऊपर आपकी फैमिली को पूरा इत्मीनान। वो कंफर्टेबल नहीं है शायद मेरे साथ। कोई तुक नहीं बनती कि एक टीम का कैप्टन है जो लीड कर रहा है और उसका मैं मेंबर बन जाऊँ जो मेरे साथ कंफर्टेबल ही नहीं है। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कहते हैं, घबराना नहीं। अगर हमने किसी दिन भी PTI की कोalition से बाहर निकलने का फैसला किया तो वो सिर्फ इस बेसिस पे होगा कि PTI खुद हमें धक्के दे के बाहर निकालेगी तो हम जाएंगे, वरना हमने नहीं जाना। परवेज इलाही को आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा और उसके बाद उनको कोलिशन में डाल दिया, ये कॉम्प्रोमाइज है। चले और बात करेंगे हर सवाल का जवाब। ये हमेशा पैनिक कर जाती है, ये इनकी इनमेच्योरिटी है इनके अंदर। अपनी एक पॉलिटिकल पोस्चर की बात करते हैं तो हम ब्लैकमेलर बन जाते हैं। उस वक्त तक बोझ उठाएंगे जब तक रियासत इमरान खान के साथ खड़ी है। कल को हमारा इतिहास PTI के साथ नहीं जाता। हमने जब लोगों में जाना है तो हमने इन सवालों का जवाब देना है कि नहीं देना। हम इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन इनकी तरफ से इत्तेहादियों वाला कोई पहलू आपको अगर नजर आया तो मुझे बता दें। कितने फैसले हो रहे हैं ना, किसी और के लिए लंबा शुक्रिया नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए लंबा। खदोखाल आ जाए, सामने कुछ चीज आ जाए, अभी तो बर्ची खाने में सामान इकट्ठा हो रहा है। चौधरी साहब कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे, ये जरा मुझे समझाएं कि PMLQ कहाँ खड़ी हुई, क्या की बात को हम फाइनल, बिकॉज इन्होंने एक रंग दिया कि जी वो तो सारे इयादत करने आए थे। इयादत 3 किस्तों में तो नहीं होती कि पहले सारे बैठे हों तब इयादत हो, फिर एक कमरे में अकेले शहबाज शरीफ, परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात बैठे हों, वो मुलाकात हो, फिर बाद में दोबारा सारे इकट्ठे हो जाएं। ये 3 किस्तों वाली इयादत तो नहीं होती। अब ये PMLQ क्या? और दूसरा सबसे सवाल है, आपके जवाब के बाद बाकियों से लूंगा, क्या ऑफर कर सकते हैं? एक जमाने में उनकी चीफ मिनिस्ट्री की थी और मेरी इत्तला है कि ये ऑफर की गई है उनको। PMLQ कहाँ खड़ी हुई है? सर देखिए, ये जो मोनिस इलाही साहब ने कहा है ना, ये बेसिकली चौधरीयों का इंतकाम है इमरान खान साहब का।
क्योंकि मोहम्मद सलाई साहब को एक तो वो शुरू में कमिट किया था जब ये गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त के इनको एक वजारत दी जाएगी, जो डिले करते रहे तकरीबन 3.25 साल तक इनको वजारत। और कहते हैं वो कहते हैं मैं चौधरी शुजात के बेटे को दे दूंगा, और इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे प्राइम मिनिस्टर साहब। तो अब जब ये सिचुएशन आई तो उसका चौधरी ने बड़ा ज़बरदस्त इंतकाम लिया कि मोहम्मद सलाई साहब को उनके सामने खड़ा कर दिया। मोहम्मद सलाई साहब के फिक्रे थे और उसके ऊपर इमरान खान साहब खुश थे और इमरान खान साहब ने बल्कि पूरी हुकूमत ने तालियां बजाई। तो ये बेसिकली चौधरीयों का एक बड़ा खूबसूरत सा इंतकाम है। दूसरा ये तारक बशीर चीमा साहब है, उन्होंने खुद बताया और ये बड़ी वाक़या जो पूरी कैबिनेट को बताया। आज से 8 महीने पहले उन्होंने इमरान खान साहब से कहा था कि चौधरी शुजात साहब बीमार थे, वो बाहर से वापस आ गए, यानी वो बीमार हुए चौधरी साहब, इतने ज़्यादा अलील हुए कि वो बाहर शिफ्ट किया गया उनको और वहाँ वो थोड़े से ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो गए, वापस आ गए। तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आ गए हैं तो आप उनकी अयादत कर लें, बात चाहता हूँ आप अयादत कर लें उनकी। तो इमरान खान साहब ने कहा क्यों चौधरी साहब बीमार हैं? उन्होंने कहा हाँ वो बीमार है जी। वो उन्होंने कहा क्या मतलब, मुझे पता ही नहीं था कि वो बीमार। सर उन्होंने कहा बीमार भी रहे हैं, वो मुल्क से बाहर भी गए हैं और वहाँ वापस आके अब वो घर बैठते हैं, लोगों से मुलाकात भी करते हैं। और ये वो दौर था जब ये मियाँ साहबान भी उन्होंने मुलाकात चौधरी साहब से टेलीफोन पर रब्ते करने शुरू कर दिए थे और उनकी तरफ से वो फूलों का गुलदस्ता चला गया था। उस वक्त वज़ीर साहब को पता नहीं था कि चौधरी शुजात साहब इतने अलील हैं कि वो बाहर से इलाज करवा के आएँ। और अब आज वो ये कह रहे हैं कि देखें जी इनको 14 साल बाद जो है वो या 20 साल बाद चौधरी शुजात साहब की अदालत का पता चल गया। तो बेसिकली सिर्फ इनको नहीं पता चला, पता इनको भी चल गया। और इस सारी गेम के अंदर कोई इस बेनिफिशरी है तो मेरा ख्याल है चौधरी साहबान है कि उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया अपने घर में कि 14 साल बाद मियाँ शहबाज साहब चल के आ गए, जरदारी साहब चल कर आ गए और अब इमरान खान साहब भी चल के जाएंगे उनके घर। ये भी आप देखिएगा अनकरीब। चल मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आगे एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ सबसे, जिसका मर्जी दिल करे इसका जवाब दे। क्या ऑफर कर सकती है अपोजिशन खासतौर पर चौधरी बरादरान को कि वो अपना अलायंस तोड़ के इनके साथ चल पड़े? ये ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ के गया था कि आखिर ऑपोजिशन के पास है क्या ऑफर करने के लिए इत्तेहादियों के लिए, खास तौर पर चौधरी के लिए? फाद यू आंसर दिस। देखिए जो कुछ उनके पास है उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसके जवाब देने से पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट डाल दें। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे जो की प्लेयर है जहांगीर तरीन साहब के अलावा वो है इस्टेब्लिशमेंट, और उसका इंडिकेशन जो है वो डिटर्मिन करेगा कि कौन सा इत्तेहादी किस तरह की निगोसिएशन करता है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट से कई क्लियर हो जाता है कि अभी वो इंटरेस्टेड नहीं है इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में, तो फिर आप उन इत्तेहादियों को जो मर्जी ऑफर कर दें वो डील नहीं होनी। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट का थोड़ा पीछे हटी और कहा कि ठीक है जी आप अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, तो फिर ये निगोसिएशन होनी है कि क्या दे सकते हो और क्या ले सकते हो। उसमें मेरे ख्याल में पंजाब जो है, जो आपकी खबर है, वो ही है, वो की चीज। तो जहांगीर तरीन पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्या? वो एस्टैब्लिशमेंट के बगैर फैसला करेंगे? मेरे ख्याल में ये सब पे अप्लाई होगा, सब पे, ये सब पे होगा। और अगर बात यहां तक पहुंची है जहां पे अभी है तो कुछ ना कुछ तो है, सूरत हाल तब्दील तो हुई है। वो जो शतरंज की बसात जो रखी हुई थी उसमें मोहरे आगे पीछे हुए हैं। ये नहीं पता कि इस टाइम क्वीन जो है वो आगे पीछे हुई है, लेकिन वो चीजें चेंज हुई हैं। मसलन एक बात बताएं, ऑपोजिशन के पास कितना टाइम है? बिकॉज जो भी है गवर्नमेंट के पास तो एक फ़ायदा है कि गवर्नमेंट देने की पोजीशन में है, वो इदारों को भी ऑफर कर सकती है, वो अपने इत्तेहादियों को और बड़ी ऑफर्स ऑफर कर सकते हैं, तो उनके पास दे आर इन गिविंग पोजीशन। एक क्रेशेंडो पे पहुंच गई हुई है जो ये ऑपोजिशन का एक बहुत बड़ा उबाल बन गया, एक्सपेक्टेशंस बहुत ऊपर चली गई हैं। ऑपोजिशन के पास कितना वक्त है कि ये क्या ये मार्च वाली 23 मार्च वाली अपनी जो इन्होंने परेड करनी है उससे वो इनकी डेडलाइन होगी? अगर तब तक ये रेजोल्यूशन ना मूव कर सके तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और अगर अब ये इन्होंने रेजोल्यूशन मूव भी ना किया तो क्या फिर ये फारग हैं? फिर तो इमरान खान इनको उड़ा के रख देंगे बाद में। कितना टाइम है इनके पास? देखिए मालिक, ये ऑपोजिशन ने मेरे नुक्ते नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, ये गलत कार्ड खेला है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। उसकी वजह यह है कि अगर आपको ग्राउंड पे कामयाबी मिल रही है, यानी आप खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त JUI बल्दियाती इलेक्शन में लीडिंग जमात है, कल पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं, ज़्यादा इम्कान ये है कि नून लीग स्वीप कर जाएगी। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव क्यों कर रहे हैं? एक वजह तो मैं बता देता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट को हटा देते हैं तो जो केसेस की पेस है और जो केसेस चल रहे हैं, चाहे जरदारी साहब के बहुत स्लो हो गए हैं, ऑलमोस्ट डिसफंक्शनल हो गए हैं,
शरीफ खानदान के तो बड़े फंक्शनल केसेस हैं, हाई प्रोफाइल केसेस हैं, अपीलें लगी हुई हैं। तो और कुछ हो ना हो, ये जो उनके केसेस हैं इस पे तो आसानी हो जाएगी ना, तो बाकी मुल्क तो देखा जाएगा, जाती सर्वाइवल भी तो है। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी तो है ना। कल अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं मूव होती या नाकाम हो जाती है तो उसका जो फॉल आउट होगा उसमें तो फिर तो केसेस के फैसले और केसेस की रफ्तार तेज हो जाएगी और तेज हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि दूसरी बात ये कि पीएमएल-क्यू को ऑफर क्या कर सकते हैं। देखिए, एक ऑफर की थी 2008 में जरदारी साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो फिर तो बेचारा मकसूद चपरासी के बुरे दिन आएंगे, मियां साहब तो लंदन में। और यही नहीं होगा। देखिए, असल चीज ये है कि इस वक्त आसिफ जरदारी साहब, ये कोई आज से 2-3 महीने पहले ये पूरा मैप ड्रॉ कर लिया था आसिफ जरदारी और चौधरी परवेज इलाही ने। ये दोनों मिलकर खेल हो रहा है और ये खेल मेरे नुक्ते नजर से अगले इलेक्शन के लिए हो रहा है। वो जो भी ऑफर होगी, जो भी सेटअप बनेगा, वो तो चले। आप एग्री नहीं करते, लेकिन आपके ख्याल में कब तक इनके ऊपर ये तलवार लटकी, इनके पास कितनी लग्जरी है, कब तक ये रेजोल्यूशन डिले कर सकते हैं? मार्च मैक्सिमम बाय द मिड मार्च। उसके अलावा आपके पास उसके बाद क्या है? उसके बाद फिर रमजान है, लॉन्ग मार्च हो रहा होगा 10 तारीख तक, 10 या 11 मार्च तक। जो बिलावल का लॉन्ग मार्च है पीपल्स पार्टी का, वो 10 या 11 को पहुंचेगा इस्लामाबाद में। ठीक। और उसके बाद वो तय करेंगे। इतने में उधर का लॉन्ग मार्च भी शुरू होगा उनका। राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि हम एक बार ही पहुंच गए तो फिर पीपल्स पार्टी से ही बात होगी, बाकी सब इररिलेवेंट हो जाएंगे। अब वो एक इंटरनल टसल है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो जाहिर है जो असल प्लेयर्स हैं उसकी तरफ से भी इशारा मिला है कि जी बिलावल आते हैं तो मोस्ट वेलकम, क्यों वो नहीं होगा। लेकिन उसके बाद 12-13 के बाद उस वक्त तक, क्योंकि पीडीएम ने 23 मार्च का जो वो दिया है डेडलाइन, मुझे नहीं लगता 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा। मुझे एक चीज बताएं, एक माजी में भी इकट्ठे काम किया था पीपल्स पार्टी ने, पीएमएल-क्यू ने, जब कामिल अली आगा साहब बन गए सेनेटर और शेख रशीद साहब फारग कर दिए उन्होंने। सो दे हैव वर्क टुगेदर इन द पास्ट आल्सो। ये आपके ख्याल में ये फैसला हो गया होगा अब तक कि जी अगर हमने रेजोल्यूशन मूव करना है तो फिर वज़ीर आज़म कौन होगा, गवर्नमेंट कौन का? असल इश्यूज तो ये हैं और 2 इश्यूज हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि अगले 1.5 साल मुकम्मल किए जाएं, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए कि जिसके अंदर ये असम्बलियाँ कंटिन्यू करें और 2023 में इलेक्शन हो, जैसे एक रूटीन के मुताबिक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये चाह रही है कि कोई भी हुकूमत बने वो 2-3-4 महीने मुल्क को गवर्न करे और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन करवाए। तो ये दोनों के दरमियान एक फ़र्क है, कोई एतराज़ दोनों के अंदर है, कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब होगा क्या? बड़ा ये एक $1 मिलियन का सवाल है। इस वक्त सस्ता है लेकिन है बड़ा खौफनाक कि अगर ये गवर्नमेंट चलेगी तो उसके बाद जो क्यास होगा वो बहुत खौफनाक होगा। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लड़ेगी काफ लीग के साथ, ये सब लोग लड़ेंगे एमक्यूएम के साथ। तो एक ऐसा, और उसके बाद इमरान खान साहब 2-4-5 महीने इंतज़ार करके फिर वो भी मैदान में आएंगे। तो एक ऐसा गंद पड़ेगा जिसको समेटना इतना आसान नहीं होगा। तो इससे पहले किसी सोल्यूशन पर जाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सारे स्टेक होल्डर्स बैठ के ये फैसला कर लें कि हमने करना क्या है। बाकी फाज साहब ने जैसे कहा ना कि एक इस्टेब्लिशमेंट ने भी, उसका भी रोल है, इसमें कोई शक नहीं कि मेजर रोल उसी का है। और इस वक्त जो सब लोग अपने अपने फ़ोन सरहाने रख के बैठे हुए हैं वो इसी इंतज़ार में है कि ये क्या फ़ैसला करते हैं। तो मेन तो फैसला वहीं से होना है। अब सवाल ये कि क्या माजी में होता ये था कि बड़ी बारी क्राइसिस बनाए गए और फिर पॉलिटिशियंस ने उसके मुताबिक किया। नहीं, हर बार नया क्राइसिस बनता था। इस बार मुझे ये बताएं, आपके ख्याल में कि क्या नजर आता है कि ये जो ज्यादा अपनी ताकत दिखाएगा वही उसके साथ फिर झुकाव हो जाएगा? क्या ये ताकत नहीं सर। अगर ताकत होती तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास बड़ी ताकत थी, वो बहुत कुछ कर लेती। जब वो वोट को इज्जत देने के लिए बाहर निकल के भी कुछ नहीं कर सकी और इतने एमएनएस और एमपीएस के बावजूद वो कोई स्टेट को या फिर पीटीआई को डेंट नहीं डाल सकी, तो ताकत तो अब बेसबब होगी, बेअसर होगी सर। लेकिन ये एक चीज़ है कि जैसे वो गालिब ने कहा था ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो ये जो कुछ पिछले 15-20 दिनों के अंदर हो रहा है, कुछ ना कुछ है, ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ है। देखिए, मेरे ख्याल में ना एक बहुत फंडामेंटल चेंज आया है। 2018 के इलेक्शन से पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले एक कंसेंसस बना था इस सिस्टम में,
और उस कंसेंसस के तहत जो है वो PMLN के ऊपर जो है वो तमाम तर कार्रवाई हुई, अदालती कार्रवाई जो कुछ भी है, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत बनी। वो एक कंसेंसस था जो सिर्फ PTI की हुकूमत बनाने के लिए नहीं था, उसमें था कि जनाब जब ये हुकूमत बनेगी तो उसके ज़रिए पाकिस्तान में ये होगा, इस तरीके से मामला चलेंगे। वो कंसेंसस पिछले 6 महीने पहले टूटा है। अब जब वो टूटा है तो उस कंसेंसस से जुड़े हुए जितने अजम्पशंस थी उन तमाम में दरारें आई हैं, और उसके नतीजे में अब एक नया कंसेंसस बनना है। वो नया कंसेंसस इस टाइम नहीं बना हुआ, किसी को नहीं मालूम कि वो किस बुनियाद पे बनेगा। नून क्या सोच रही है, पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है, एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है। जब तक ये नया कंसेंसस नहीं बनेगा तब तक इमरान खान साहब को एक तरीके से एडवांटेज है, लेकिन कंसेंसस टूटने की हमें ये सारे तमाम तरह में इंडिकेशंस आ रहे हैं कि ये एकदम कार्रवाई शुरू हो गई है, नया कंसेंसस बनाने की कोशिश हो रही है। ऐन मुमकिन है बन गया तो PTI की हो जाएगी छुट्टी, नहीं बना तो शायद ये अगले 1.5 साल निकाल दें। मरियम की खामोशी को क्या समझते हैं? ये उसी नए कंसेंसस बनाने का एक अमल है या उसका एक हिस्सा है कि जी जोड़ तो किसी तरीके से जोड़ा जाए एक नया अंडरस्टैंडिंग। जो शहबाज शरीफ को आगे लाया गया है, क्या मजर आपके ख्याल में एक सॉफ्ट इमेज, वर्केबल पार्टनरशिप इमेज पेश किया जा रहा है PMLN का? देखिए मालिक, मेरी इत्तला तो यह है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो पीपल्स पार्टी के लिए इंटरम सेटअप के लिए राजा परवेज अशरफ कैंडिडेट हैं प्राइम मिनिस्टर के। नून लीग अभी इस पर फैसला नहीं कर सकी है। जैसे वो था कि नून लीग तो ये चाहती है कि फौरी तौर पे एक इंटरम गवर्नमेंट बने और इलेक्शन हो जाए, लेकिन दोनों की नजरें एक बड़े फैसले के ऊपर के हैं कि वो बड़ा फैसला अगर मसला हल हो गया तो फिर नए सिलेक्टेड की तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं, मेरी इनके बड़े सीनियर लोगों से बात हो रही थी PMLN के, उनकी लॉजिक भी बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं कि मैंने कहा जी आप लोग क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं पंजाब पे इतने मजबूत है तो साल बाद भी आप जीत जाएंगे इलेक्शन। एक आम तासुर बना हुआ है कि जी अगर 3-4 महीने में इलेक्शंस हों तो स्वीप करेगी मुस्लिम लीग, पावर में आ जाएगी। उन्होंने कहा जी हमारे लोगों की याददाश्त बड़ी थोड़ी है, आज लोग महंगाई से इन चीज़ों का जिम्मेदार समझते हैं इमरान खान को। अगर ये वोट हार जाते हैं और नई गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर 1.5 साल और वो रहती है तो सारे उसको गाली गलौज दे रहे होंगे, इमरान खान को भूल जाएंगे, तो वो उल्टा हो जाएगा काम। उससे बेहतर है इमरान खान ही रहे फिर, ताकि इलेक्शन तक फिर इनके खिलाफ लोगों इकोनॉमी ने तो मालिक एग्जैक्टली यही चीज है, यही इसीलिए ऑपोजिशन का ये मूव जो है ये उनके गले पड़ सकता है। इसीलिए ज्यादा बेहतर सिनेरियो ये था कि आप पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन जीतकर इमरान खान वैसे ही जीरो हो जाते। अगर पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन PMLN जीत जाती है तो आप चाहे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई रखें, शहबाज शरीफ को जेल में रखें, मरियम नवाज को आउट कर दें, मुस्लिम लीग नून तो ग्राउंड बता देगी ना कि ग्राउंड में जीत गई है। अगर नहीं जीत, अगर ये इसके बाद अगर आपने ये 1.5 साल के लिए अपोजिशन की मनपसंद इंटरम गवर्नमेंट बना ली तो इमरान खान के लिए तो खुला स्पेस होगा। ठीक, मुझे आप एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आके बड़े दिनों से ये चल रही है बात, ये जो ट्रॉफीज बांटी हैं, अवार्ड्स बांटे हैं वज़ीर आज़म ने, ये किसकी एडवाइस थी? आज ऑफ ऑल द पीपल इन्होंने भी, फिरदौस आशिक अवान साहब ने भी कह दिया कि देखिए ये तो इनिंग्स के एंड में होती हैं। इस पर एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे शेयर करनी है, और एक चीज़ और ख़बर भी शेयर करनी है कि लंदन में क्या हुआ जिसकी गवर्नमेंट को इत्तला है, और काफ़ी उसकी गुस्सा भी है और परेशानी भी। इस ब्रेक के बाद जी, वेलकम बैक टू द शो। पहले तो ख़बर शेयर कर दूं, एक बहुत ही अहम शख्सियत के एक बहुत करीबी अजीज़ और एक MPA भी हैं बड़े प्रोमिनेंट पंजाब PMLN के, और माजी में भी उन्होंने काफ़ी गो बिटवीन टाइप के रोल भी प्ले किए हैं। वो लंदन में गए थे और उन्होंने जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। अब मेरी इत्तला के मुताबिक उसकी पूरी रिपोर्ट और शायद कोई वीडियो फुटेज टाइप भी है आते जाते, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब को भिजवा दी गई है, और वो काफ़ी परेशानी भी है, नाराज़गी भी है। तो उसके भी देखते हैं असरात क्या होंगे। वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि ये जो से अवार्ड्स बांटे हैं, इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें बड़ी मेरी रिसर्च टीम ने निकाली हैं, वो मैं आपसे पहले शेयर कर लूँ। कि पहले इस गवर्नमेंट के 2-3 बड़े क्लेम्स थे। एक थे जी कोविड हमारा बेहतरीन हमने काम किया, और जनाब दुनिया ने भी माना, और सही बात है किया भी है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री टॉप परफॉर्मेंस में नहीं आई। फिर इकॉनमी का कहा कि बहुत ज़बरदस्त चल रही है, ट्रैक पे है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, वो भी उन 10 उसके मिनिस्ट्रीज़ में नहीं थी जिसके अंदर वो था।
फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमेशा 10 बिलियन ट्री सुनामी हमने चेंज कर दिया, ये एनवायरनमेंट, अब इस तरह की एक सुनामी और आएगी, तो उसमें क्लाइमेट कंट्रोल डिवीजन भी नहीं था। ये तीनों उसमें से फारिग हैं। जिनको दिया गया जो फूड इन्फ्लेशन है, जो यूरिया शॉर्टेज है, फूड रिलेशन वगैरह पे जो फूड मिनिस्ट्री ले आए, जो फूड का हाल है आप सबको पता है, जो कॉटन की प्रोडक्शन का हाल है, जो इंपोर्ट बिल बढ़ा है ग़िज़ा का, वो सारा आपके सामने। यूरिया शॉर्टेज और जो स्टेट ओन्ड इदारे हैं जिनका 5 ट्रिलियन से ऊपर लॉसेस चलेंगे, वो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री उसको भी अवार्ड दे दिया। फिर अकाउंटेबिलिटी ड्राइव का जो हाल है वो आपके सामने है, लेकिन इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी दे दिया। तो ये वो कह रहे हैं कि जी जो ये अरबाब शहजाद साहब थे, जो ये सारी चीज़ के आर्किटेक्ट थे, ये फेडरल सेक्रेटरी 2 साल से कम अरसा रहे, बाकी का सारा टाइम गुजरा है केपी के अंदर, विच इज़ अ स्मॉलर ब्यूरोक्रेसी। उन्होंने पकड़ के पूरा नक्शा खींच दिया। तो ये चॉइस साहब आपसे शुरू करते हैं, ये सीरियसली क्या था? वो असल में गवर्नमेंट रोज एक डाइवर्जन करती है, कोई आपके जो इश्यूज है मेरे नजदीक अरबाब शहजाद साहब ने एम्बैरस कर दिया है प्राइम मिनिस्टर को। नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर ना चाहते तो कैसे हो सकता था ये सब कुछ? ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ चाह रहे थे ना। तो ये डाइवर्जन है, वो आपको ना रोज एक मीडिया डाइवर्जन की एक पूरी फिलॉसफी लेके आई जाती है, एक स्पिन छोड़ी जाती है और उसके बाद सारा मीडिया उस तरफ लग जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो कुछ अपोजिशन कर रही है उसको, उस आग को बुझाने के लिए उन्होंने एक नया अलाव इधर से जला दिया, जिसका नुकसान ये हुआ कि जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। पहली मरतबा ऐसा हुआ कि मिनिस्टर्स ने खत लिखना शुरू किए, मिनिस्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा खत लिखा, पूरा एहतजाज किया मिनिस्टर्स ने, और उसके बाद मिनिस्टर्स ने बल्कि मीटिंग्स की और मीटिंग करने के बाद ये फैसला किया कि अब हम गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं करेंगे, लाए मुराद सईद साहब को आके वो डिफेंड करें, या शफकत महमूद साहब जाए मीडिया के अंदर बैठें, या सानिया निश्चित साहबा जाके बैठ के बात करें। तो उन्होंने कहा कि ये जो लाडले आपके वजीर है ना, बाकायदा बुजरा ने मीटिंग करके कहा कि अब गवर्नमेंट को डिफेंड करना इनकी जिम्मेदारी है, फवाद चौधरी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फवाद चौधरी ज़ाहिर एक ऐसा वकील है जो हारा वो मुकदमा 3.5 साल से लड़ रहा है, मतलब 7 लड़ रहा है, और उसकी अगर कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं है प्राइम मिनिस्टर साहब, तो ये एक डिसफंक्शनल पीएम ऑफिस नहीं, ये रोल था जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, उसका काम होता है कि चीज़ें फिल्टर करें, क्या प्राइम मिनिस्टर को किन चीज़ों पे ब्यूरोक्रेटिक शेनानिगन्स या गेम्स क्या होंगी। तो क्या सारा मेरे से मलबा खाली अरबाब शहजाद पे डालना तो गलत है? क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एडवाइस नहीं करना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को? मेरा मालिक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। मेरे ख्याल में ये जो सारा प्रोसेस है और उसको मैंने फॉलो किया है, ये प्रोसेस जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशंस का है, ये उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का अब ये पब्लिक में बन गया है। इसके 2 इश्यूज हैं, एक एक्चुअल जो प्रोसेस था जिसकी बुनियाद पर सब कुछ हुआ, और दूसरा उसको फ्रेम कैसे किया गया या फ्रेम होने दिया गया। ये प्रोसेस पिछले कुछ 1.5 साल से चल रहा है, और मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैं कम से कम 3 मीटिंग्स में खुद बैठा हूं, मैंने देखा ये कैसे हो रहा है। इसका सिंपल ये था कि जी मिनिस्ट्रीज खुद कहती हैं कि हम ये और करना है, और इस परफॉर्मेंस एवेल्युएशन के प्रोसेसेस दीगर गवर्नमेंट्स में होते हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा प्रोसेस था, अच्छा डिजाइन हुआ है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो प्राइवेट सेक्टर से आए हुए थे, यंगस्टर्स थे, उन्होंने वाकई में बड़ा ड्यू डिलिजेंस किया है। गड़बड़ कहां पे हुई है? गड़बड़ ये हुई है कि जिस तरीके से उसका एक पब्लिक स्पेक्टिकल बना है, उससे ये गड़बड़ हो गई। अगर ये तमाम तर परफॉर्मेंस लेके अगर दिया जाता प्राइम मिनिस्टर को, वो इंटरनली उसके ऊपर जो एक्शन करना था वो करते, तो ये बहुत अच्छा रहता। योर क्लोजिंग कमेंट ऑन दिस मजहर, वेरी क्विकली। देखिए, जो आखिरी उन्होंने जिस मिनिस्ट्री की सबसे ज्यादा तारीफ की थी और बहुत ज्यादा प्रेस किया था, वो तो फर्रुख नसीम को था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना जबरदस्त उन्होंने वो पूरा एक नया वो लेकर आ रहे हैं। यही जो जिस तरह फहद बात कह रहे थे कि अगर आप इसको इंटरनली करते और जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज रही थी उनको कहते जी आपको इसलिए इस 10 कैटेगरी में नहीं ला रहे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस इस लिहाज से कमजोर थी, तो आपने ये सब कुछ नहीं बताया, आपने सर्टिफिकेट दे दिया, साइटेशन नहीं सुनाई। यानी मुझे नहीं पता कि आपने किस बुनियाद पे ये फैसला किया है, पहली मिनिस्ट्री का, दूसरी का, तीसरी का, चौथी का, और आपने बाकियों का क्यों नहीं किया ये भी नहीं बताया। तो मेरा ख्याल है इस वजह से बिकरिंग्स हुई हैं और ये मैसेज जो है वो गलत गया है। बाकी ठीक है, इंटरनली आप अपनी कैबिनेट को वो करते हैं, आप कहते हैं लोगों से कि आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे या आपने बहुत अच्छा काम किया है, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने बाकायदा असनाद बांटनी शुरू कर दी, उससे तो दूसरों को प्रॉब्लम होगी। अच्छा, लास्ट 2 मिनट है, 30 सेकंड में एक मुझे सवाल जवाब चाहिए सबसे। शाह साहब आपसे शुरू करूंगा, क्या सबसे विजिबल साइन होगा हमारे लिए एज ऑब्जर्वर्स, आम आदमी के लिए, जिससे हम देखें कि ये गेम ऑपोजिशन की तरफ जा रही है, या 18 तारीख
बड़ा सिंपल फार्मूला है। आप उसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? वो है इंडाइटमेंट होती है या नहीं होती? गवर्नमेंट ने बड़ा जोर लगाया उसके लिए 18 तारीख के लिए कि फर्द जुर्म आयद होनी चाहिए मियां शहबाज शरीफ, और अगर मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो ज़ाहिर गेम पलट जाएगी। फिर मेरे ख्याल में ये तो एक इवेंट बिल्कुल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ प्रोफेसर तरीन साहब पे नजर रखनी है। अगले दिन चंद दिनों में आज की मीटिंग के बाद क्या निकलता है, आज या उसके बाद आने वाले दिनों में मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें से क्या इंडिकेशन आती है वो इंपॉर्टेंट है। मजहर एक निकला है 18 फरवरी, एक निकला है जहांगीर तरीन, क्या बोलते हैं या नहीं बोलते वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। मुलाकातें करेंगे जो क्विकली और उनकी मुलाकातें। तीसरा, जो लोग कैबिनेट का हिस्सा हैं और गेट नंबर 4 से गए हैं, जब वो निकलना शुरू हो जाएंगे तो गवर्नमेंट प्रॉब्लम में आ जाएगी। चल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आखिरी 3 जो कुछ साइन पोस्ट लगा दिए हैं हमारे एक्सपर्ट्स ने, इन पे आप भी नजर रखें, हम भी रखेंगे। यहाँ तो रोजाना ये जो देख पक रही है, रोज इस पर एक नया तड़का लगता है। आज जहांगीर तरीन की मीटिंग का तड़का है। देखते हैं कल परसों आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।